बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तो होना ही है, इसी को रोक नहीं सकता और ये हर सूरत होगा। आरफ उल्वी ने जो करवाना है वो करवा ले, करके देख ले। लेकिन सवाल ये है कि आरफ उल्वी के साथ क्या होगा और क्या होना चाहिए। दूसरी बात, फजलुर रहमान साहब की खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर और सिंध में धांधली के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा और हमारे अरबाब इख्तियार किसी सानहे की तैयारी कर रहे हैं, किसी सानहे को फ़रोग़ दे रहे हैं कि वो हो जाए, या उनके बस में कुछ नहीं है। और फिर लाहौर में एक सानहा हुआ है तौहीन आयात कुरानी के नाम पर, हुआ कुछ नहीं या कुछ होने वाला था, लेकिन ये एक सानहा से कम नहीं वहाँ जो कुछ हुआ। तो ये तीन हमारे मेन टॉपिक हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद बातें भी होंगी, लेकिन सर फ़हरिस्त मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये बता दूं कि आज मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं। तो उसकी वजह से जो PTI के हलकों का हाल है, इनके मीडिया का हाल है, इनके सोशल मीडिया का, इनके हामियों का, वो जिस तरह तलमला रहे हैं, बल खा रहे हैं। जिस तरह वो कीचवा होता है ना, कीचवे को आप किसी गर्म ज़मीन पर रख दें, ये जुल्म है वैसे किसी भी जानवर को तकलीफ़ देना, लेकिन कीचवों को अगर गर्म ज़मीन पर धूप में, तेज़ धूप में रख दिया जाए तो वो जिस तरह तड़पते हैं, कलबलाते हैं, वो कैफियत होती है बड़ी दर्दनाक। तो कुछ लोग PTI की ये हालत देखकर हंस रहे हैं कि इनको क्या हो गया, और कुछ लोग ज़ाहिर उनको तरस भी आ रहा है कि ये दिमागी कैफियत की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। और जिस तरह ये नंगी गालियाँ, यानी नंगी गालियाँ तो खैर PTI का दस्तूर है, PTI का मोनोग्राम है, PTI के सिग्नेचर है। PTI हो और नंगी और गलीज़ गालियाँ ना दे, लेकिन जिस तरह गलीज़ गालियों और नंगी गालियों के अंबार इन्होंने सोशल मीडिया पर लगा दिए हैं, और फिर जिस तरह ये इनके व्लॉग आप सुने PTI के लोगों के, जिस तरह वो जले हुए हैं, भुने हुए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं, कोसने दे रहे हैं, तो वो मुझे कुरान की आयत का एक टुकड़ा याद आ रहा है, बल्कि इसके दो अल्फाज हैं कि मूतू बेग़ैज़िकुम, यानी अपने ही गुस्से की आग में जल मरो, ये है उसका मफ़हूम। तो इनकी हालत वही है। और मरियम नवाज़ साहब आज वज़ीर आला बन रही हैं, अगरचे उनके सामने चैलेंजेस बड़े हैं। पंजाब में इमरान खान की 4.5 साल की हुकूमत ने जो तबाही मचाई, जो नुकसान किया, ज़ाहिर है उसकी सारी भरपाई है मरियम नवाज़ साहब को करनी है, वरना इन पर इल्ज़ाम आएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम आया कि उन्होंने अपने 16 महीने के दौरान कुछ नहीं किया, और फिर इनको एक हॉस्टाइल मीडिया का सामना है। 4 बड़े मीडिया ग्रुप जो हैं वो उधार खाए बैठे हैं, मौके के मुंतज़र हैं कि मरियम नवाज़ साहब से कोई गलती हो और हम तूफ़ान उठाएं, बल्कि अगर गलती ना हो तब भी हम तूफ़ान उठाएं, उनकी ये हालत है। और अवाम है और जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पता नहीं मरियम नवाज़ साहबा के आने से क्या हो जाएगा, जबकि वफाक में ऐसी हुकूमत होगी कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को, कोई ज़्यादा खुश उम्मीदी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 16 महीने का, बल्कि उनका जो सियासी ट्रैक रिकॉर्ड है वो, उनको कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। अल्लाह करे उनकी तवक्कुआत गलत हों और शहबाज शरीफ साहब कुछ कर जाएं, क्योंकि ये मुल्क की ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो मरियम साहबा को बहरहाल पेशगी मुबारकबाद, क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया, तो उनके साथ अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआएँ करनी चाहिए, क्योंकि उनके वालिद साहब का, नवाज़ शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान में तमाम 70 साल के अरसे में सबसे काबिल रश्क रिकॉर्ड अगर किसी का है तो वो नवाज़ शरीफ साहब का है। गलतियाँ उन्होंने भी की, ज़्यादतियाँ उनसे भी हुई होंगी, लेकिन मजमूई तौर पर वो वाहद हुक्मरान हैं जिनके दौर में पाकिस्तान ने कुछ न कुछ तरक्की की मनाजिल तय की। नाज़रीन, आपको शायद याद हो बहुत अरसा पहले जब घरों में सिलाई कढ़ाई का रवाज था, अब तो ये चीज़ें किस्सा पानी न बन गई हैं और किसी कुछ चीज़ें याद भी रह रही हैं। तो एक ABC ऊन हुआ करती थी जिससे घरों में ख़वातीन स्वेटर वगैरह बुना करती थी, नीटिंग करती थी। वो पुरानी बातें हो गई। तो एक इश्तहार इनका बड़ा पॉपुलर हुआ था कि बनावट में, सजावट में ABC ने दे दी है सभी को मात, यानी दूसरी जो इनकी कंपटीशन में थी ऊन की कंपनियां, ये उन पर बाजी ले गई है।
तो सदर आरफ उल्वी, बदकिस्मती की बात है कि कैसे शख्स के नाम के साथ सदर मुबरकत का लफ्ज़ लगाना पड़ रहा है, जो जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ढटाई में, बेहयाई में, बेशर्मी में, बेगैरती में और मुल्क से गद्दारी में, दहशतगर्दी में जिसने उल्वी ने दे दी है, उल्वी ने दे दी है सभी को मात। ये सब पर बाजी ले गया है। बेगैरती और ढटाई इससे शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है। इसने अमलन इनकार कर दिया है कि मैं 29 को कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊँगा, क्योंकि ये जो है इसकी मखसूस नशिस्तों के पर नामजदगी ना होने की वजह से ईवान नामुकम्मल है। ये आइन की किस शक के तहत इसको ये इख्तियार है? अगर फ़र्ज़ कीजिए 30, 35, 40 सीटों पर इलेक्शन ना हो सके, सैलाब आ जाए या कोई और मुसीबत नाज़िल हो जाए, कुछ लोग शहीद हो जाए, वफ़ात पा जाए, तो क्या कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया जाएगा? इजलास बुलाना आइन का तकाजा है और आइन की ये पाबंदी पहली मरतबा नहीं कर रहा। ये वो सदर है जिसको इसकी अपनी हामी अदलिया बिंदियाल कोर्ट आइन से गद्दारी का, आइन से बगावत का, आइन शिकनी का मुर्तकब करार दे चुकी है, जब इसने बिल्कुल बिला इख्तियार और बिला जवाज़ कौमी असम्बली को तोड़ दिया था इमरान खान के आर्डर पर, जिसका ये मजाज नहीं था और जिसका आइनी कोई जवाज़ नहीं था, और इसने कौमी असम्बली को तोड़ दिया था। वो केस अदालत में गया, बिंदियाल कोर्ट में गया, बिंदियाल कोर्ट ने वो हुक्म वापस लिया, कलअदम करार दिया, उल्वी का ये कदम कलअदम करार दिया और कहा कि ये आइन शिकनी की गई। बदकिस्मती से शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 महीने रही, इसने उल्वी पर केस नहीं किया। केस दायर करना चाहिए था, उस वक्त फैसला ना होता, लेकिन केस दायर करनी चाहिए था कि ये आइन शिकन सदर है, इसको ईवान सदर से निकाला जाए, ऐसे लटकाया जाए, इसे लटकाया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया। और नाज़रीन, ये वो सदर है जिसकी पाकिस्तान से वफ़ादारी कई हवालों से मशकूक है। इसका एक बेटा है, वो इससे भी बड़ा हरामखोर है और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मनों में इसका शुमार होता है। अखलाकी तौर पर इंतहाई दिवालिया शख्स है अब्बाब उल्वी। उसने ईवान सदर ने उसके करप्शन के लिए जो जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो अलग कहानी है। अब पता नहीं 7 अरब रुपए का एक घपला इन्होंने किया ईवान सदर में बैठकर, और फिर उसके जो बिज़नेस है, जिसके बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ईवान सदर को और गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया गया, उस कंपनी के सारे लोग इंडियन हैं, इसको पाकिस्तानी कोई नहीं मिला। इससे अंदाज़ा कीजिए आप कि ये कितने बड़े करप्ट तो हैं ही, लेकिन कितने बड़े मुल्क से वफ़ादारी के हवाले से मशकूक अनासर हैं ये दोनों बाप बेटा, बल्कि पूरी फैमिली, क्योंकि माशाल्लाह पीटीआई में जो फैमिलियाँ आती हैं वो पूरी की पूरी चंदे आफ्ताब और चंदे महताब होती हैं। और ये वो सदर है कि जिसकी अय्याशी की मिसाल इससे पहले किसी सदर के दौर में नहीं मिलती, ना याहिया खां के दौर में, ना किसी के दौर में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ईवान सदर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के जो अगर पुरतयुश खाने हैं जितने ईवान सदर में बनते हैं, दुनिया में किसी और जगह नहीं बनते। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी बहुत पीछे है, ये एक अलग बदकिस्मती है। दुनिया जहान के बेहतरीन खाने बड़ी वाफर मकदार में, चाहे 1000 आदमियों को रोज़ाना ईवान सदर में खाना खिलाया जाए, बेहतरीन बावर्ची, बेहतरीन तनख्वाहों पर और बेहतरीन अपने मसाला जात और ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये हैरत होगी कि ये अय्याश सदर बिला नागा नहीं तो अक्सर ये बाहर के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है ताकि ईवान सदर का बिल बढ़े। यानी जो ईवान सदर के अंदर जो इंतज़ामात हैं, जिनका मुकाबला बकिंघम पैलेस भी नहीं कर सकता लंदन का, तो वहाँ खाने बन रहे हैं और वहाँ के बना हुआ खाना छोड़कर ये महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता है और सरकारी ख़जाने से खर्च करता है। फिर इसने एक मरतबा बड़ी मामूली से रकम है 15 लाख, लेकिन इसकी मानवीयत है कि इसका दिल एक फ़िल्म देखने को चाहा, कोई फ़िल्म मंगाई, उसका प्रिंट मंगाया और उसके लिए इसने ईवान सदर में थिएटर लगाया जो चीज़ें मौजूद नहीं थी, क्योंकि ईवान सदर में इससे पहले किसी को सूझी नहीं थी कि वो एक बड़ी स्क्रीन पर फ़िल्म देखने का शौक़ पूरा करे। तो एक फ़िल्म देखने के इसके शौक़ को पूरा करने के लिए ईवान सरकारी ख़जाने से 15 लाख रुपए खर्च किए गए। एक फ़िल्म का टिकट गोया कि इसने 15 लाख में लिया, और फिर कभी मुशायरे करा रहा है, कभी पता नहीं वहाँ दावत नौ नोश
हर तरह की इसने, ये दहशतगर्द सदर है जिसने पीटीवी पर कब्ज़ा किया, इसकी कॉल मौजूद है। इसने मुबारकबाद दी इमरान खान को और इमरान खान से मुबारकबाद वसूल की कि जनाब हमने पीटीवी फतह कर लिया है। दुनिया के किसी और मुल्क में सरकारी टीवी को फतह करने वाले के साथ क्या सलूक होता है, क्या उलूही के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। तो कहने के बाद ये है कि ये बेगैरत घराना इसने जो किया है पाकिस्तान के साथ, इस पर एक्शन क्या होना चाहिए। इस पर तो कई दफ़ात लगती हैं, इससे गद्दारी की शिक लगती है, इस पर आर्टिकल 6 लगता है, करप्शन की शिक लगती है इस पर। और जितने भी इसने जराइम किए हैं, इसने ये पहला जुर्म तो नहीं किया, इससे पहले इसने एक मरतबा यानी अपनी कमीनगी की और ये लोगों को बताने के लिए कि मैं कितने सिफिले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कितने रज़ील पस्त और कमीनगी के आखिरी हदूद को छूती हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जब कायम मकाम हुकूमत बनी इमरान खान की बरतरफी के बाद, तो इसने वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार कर दिया। आइन में सदर का ये काम है और ये इस आइन के तहत इसने सदर का हलफ उठाया और ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लूँगा। फिर वो चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस वगैरह से हलफ लिए गए, इसने हलफ नहीं लिया। क्या वो जुर्म नहीं था? और इसके बाद भी इसने लंबे रोड़े अटकाए। क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ? किसी चीज़ का इसको फ़ायदा हुआ? इसने जिस काम में टांग अड़ाई वो काम तो होकर रहा, लेकिन इसको गालियाँ पड़ी। अब इसकी वजह से इसको जो गालियाँ पड़ रही हैं वो अलग किस्सा है। बेशर्म आदमी है, इंतहाई बेशर्म आदमी, बल्कि इतना बेशर्म आदमी है कि इसकी बेशर्मी के लिए लुग़त में कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो इसके साथ होना क्या चाहिए? जब ये जाएगा 9 मार्च को, जो दफ़ा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या इस पर मुकदमा नहीं बनना चाहिए? मेरा ख्याल है इसको गिरफ्त में लाया जाएगा, क्योंकि इसने जलालत के रिकॉर्ड कायम किए हैं, आइन शिकनी के रिकॉर्ड कायम किए हैं, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, ढिठाई और मुल्क दुश्मनी के इसने रिकॉर्ड कायम किए हैं। ईवान सदर में आज तक इस जैसी कोई मखलूक आई नहीं है जिस तरह की ये मखलूक उलवी है। और इसका बेटा अवाब उलवी, उससे वो तो दूसरा कुलभूषण खरबांडा या कुलभूषण यादव, क्या नाम है उसका, इंडियन जासूस का, दूसरा उसका रूप है। पाकिस्तान को गालियां देता है अपने ट्वीट में, फ़ौज को गालियां देता है, करप्शन इंतहा दर्जे की है। इसका जो दंदान साजी का कारोबार है वो सारा फ्रॉड है, धोखा है और करप्शन है। अच्छा, सदर को छोड़ें, नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज के उन्होंने नारे तो लगाए, लेकिन अमलन उन्होंने पख्तूनख्वा सूबे में एहतजाज नहीं किया अभी तक। वो ज़ाहिर जायज़ा ले रहे हैं हालात का और फ़ैसला कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उनका एहतजाज जो होगा वो बड़ा खौफनाक होगा। उनके साथ धांधली हुई है। कराची सिंध में तो 1 सीट की धांधली हुई, वो तो मामूली, उस हवाले से बड़ी मामूली बात है। आप अंदाज़ा करें कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात पख्तूनख्वा में एक छाई हुई क़ुव्वत है, बहुत बड़ी क़ुव्वत है। वो जब भी उसने पूरी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, सबको पता चल गया कि ये कितने ज़्यादा लोग इनके साथ हैं। और बलूचिस्तान में उनकी ताकत उतनी नहीं है जितनी पख्तूनख्वा में। ये नुक्ते की बात आपने नोट करनी है कि बलूचिस्तान में उनकी ताकत इतनी नहीं है जितनी पख्तूनख्वा में है, लेकिन बलूचिस्तान में उनको 11 सीटें मिल जाती हैं और पख्तूनख्वा में जो दुगने से भी ज़्यादा बड़ा सूबा है, वहाँ उनको सीटें नहीं मिलती। उनके वहाँ से मैदान से उनको साफ़ कर दिया गया। और बहुत सारे मुबस्सिर टीवी पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि उनको फ़ौज ने हराया क्योंकि फ़ौज उनको पसंद नहीं करती। मेरा अपना ख्याल है कि फ़ौज ने नहीं हराया, फ़ौज ने सिर्फ ये किया कि उसने PTI को पख्तूनख्वा में अंधी धांधली करने का मौका दिया और उससे रोका नहीं। जिस तरह इस वक्त तालिबान TTP वाले पख्तूनख्वा के अक्सर इलाके पर काबज़ हो चुके हैं, उनके कंट्रोल में इलाके, पुलिस की पोस्टें उनके पास हैं, बाज़ारों की नाकाबंदियाँ उनके पास हैं, जिसको वो चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको वो चाहते हैं मार देते हैं। जिस बाज़ार में घुसकर वो लूट मार डकैतियाँ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको नहीं रोका जा रहा। तो इसी तरह फ़ौज ने सिर्फ ये किया कि पख्तूनख्वा सूबे में PTI को फ्री हैंड दे दिया कि जिस तरह मर्ज़ी तुम धांधली करना चाहो कर लो। और इस धांधली के नतीजे में फजलुर रहमान की पार्टी का पख्तूनख्वा सूबे से सफाया हो गया। लेकिन ये बात ज़ाहिर है किसी को हज़म नहीं होगी कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ JUI बहरहाल सबसे बड़ी क़ुव्वत, दूसरी तीसरी क़ुव्वत भी नहीं है, एक अपनी क़ुव्वत रखती है लेकिन पख्तूनख्वा के मुकाबले में कम क़ुव्वत रखती है, वहाँ से तो उसको 11 सीटें मिल गई और पख्तूनख्वा से इनका सफाया हो गया। तो ये बात हज़म होने वाली नहीं है और हज़म होगी भी नहीं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं, ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनको
एक तरफ कर दिया है। हालांकि इमरान खान की हुकूमत से निजात में उनका किरदार था, तो जरदारी साहब ने भी उनसे धोखा किया और शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे धोखा किया। तो ये तीनों धोखे जो उनके साथ हुए हैं, तो वो उसके लिए ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं कि जो महफूज हो और जिसके बाद हुकूमत के पास कोई भागने का मौका ना मिले, तो वो उठेंगे और तूफ़ान बर्पा करेंगे। उस तूफ़ान से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या तैयारी की है। अच्छा, इसके साथ ही जिक्र हो जाए बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान ऐसा सूबा है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का सूबा तो है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है और जिसका सी पैक से भी बराह रास्त ताल्लुक़ है, लेकिन इस पर मीडिया में बात नहीं की जाती, पाबंदियाँ हैं। 4 जमातें हैं वहाँ कौम परस्त, उनकी बड़ी ताकत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनकी ताकत सबसे बड़ी है, लेकिन उनकी ताकत है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनको शिकायत है कि सूबे में धांधली की गई है, इलेक्शन बेचा गया है। वो खुलकर कहते हैं कि मातहत फौजी अफसरों ने रिश्वतें लेकर हमारे मुखालिफ उम्मीदवार जितवाए हैं। तो वहाँ भी एक तूफ़ान पनप रहा है, उमड़ रहा है, जन्म ले रहा है, खिचड़ी पक रही है तूफ़ान की। तो उनके हक़ में किसी चैनल पर बात नहीं हो रही, उनके एहतजाज को दिखाया नहीं जा रहा। लेकिन एहतजाज ना दिखाने से या बात करने की इजाज़त ना देने से बहरान बढ़ते हैं या टलते हैं, ये हमारे ज़िम्मेदारों को, हर तरह के ज़िम्मेदारों को अच्छी तरह इल्म है। और अगर इल्म नहीं है तो होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि इल्म उनको है और वो कुछ गलत अंदाज़े लगा रहे हैं कि ये एहतजाज दम तोड़ जाएगा। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा धांधली हुई है पंजाब और पख्तूनख्वा में। पंजाब में कौमी असम्बली की 15 सीटें मुस्लिम लीग नून से छीनी गई हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जो तीसरी चौथी सफ़ के लोग हैं वो तो यानी इसका जिक्र करते हैं। मरकज़ी क़यादत इस धांधली का जिक्र नहीं कर रही। ये क्या राज है? कहा यह जा रहा है कि इनको फ़ौज की तरफ से कहा गया है, ये कहा जा रहा है कि फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि अब जो भी है इसको कबूल करो और मामलात को आगे चलाओ। तो दूसरा पख्तूनख्वा में तो इससे भी बड़ी धांधली हुई, जहाँ 36 सीटों के नतायज बदले गए। 36 सीटों के 36 सीटों पर माफ़ कीजिए, नतायज बदले नहीं गए, धांधली की गई। नतायज बदलने से मुराद ये है कि उनमें से कुछ सीटों की सूरत हाल ये थी कि वहाँ PTI जीती हुई थी, लेकिन उनकी जीत की लीड बढ़ा दी गई, इस तरह धांधली की गई। लेकिन वहाँ भी मुस्लिम लीग की 2 सीटें धांधली से मुस्लिम लीग को हराया गया और JUI को सबसे ज़्यादा वहाँ हराया गया। वो जितनी सीटों पर जीत रही थी सब पर PTI को जितवा दिया गया। इसके अलावा ANP को भी 3-4 सीटों पर हरवाया गया कौमी असम्बली की। सबसे बड़ी धांधली पाकिस्तान की तारीख में अगर हुई है तो पख्तूनख्वा में है, और लेकिन वहाँ भी खामोशी है और कोई एहतजाज नहीं हो रहा। पंजाब में कोई एहतजाज हो रहा है, न पख्तूनख्वा में हो रहा है। एहतजाज हो रहा है सिंध में और बलूचिस्तान में, और सिंध में एहतजाज कदर जुज़वी है, बलूचिस्तान में हमागीर है। अब अगर मौलाना फजल रहमान ने खामोशी तोड़ने का फ़ैसला किया तो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, लाहौर में एक सानिया हुआ, इशरा में किसी खातून ने एक लिबास पहना जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। तो लोग इकट्ठे हो गए कि ये तो कुरानी आयात हैं, इनकी तौहीन की जा रही है। हालांकि अच्छा, यहाँ इसमें अलमिया क्या हुआ? अलमिया ये हुआ कि हाँ, पाकिस्तान में मुसलमानों के बारे में मशहूर है कि ये कुरान को पढ़ना, समझकर पढ़ना, तो इन्होंने एक वो शजर ममनुआ बनाया हुआ है कि कुरान को समझ के तो हमने पढ़ना ही नहीं है। लेकिन आज पता चला कि बेशतर लोग जो हैं उन्होंने कुरान खोल कर भी नहीं देखा। वो कुरान की वो जो नाजरा तिलावत जिसको कहते हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि अगर किसी ने नाजरा तिलावत की होती इस हजूम में जो वहाँ उस औरत को घेर चुका था, तो वो कह देता, कोई एक आदमी कह देता कि भाई ये कुरान नहीं है, ये तो अरबी के अल्फाज हैं। वो कुछ सऊदी अरब का ब्रांड था, पता नहीं उन्होंने क्या क्या अल्फाज उसमें लिखे हुए थे, हर्फ लिखे हुए थे, हरूफ थे ज़्यादा, अल्फाज 1-2 ही थे। एक हलवा का लफ्ज़ था, हुलवा का, जिसका मतलब होता है खुश मंजर या इस तरह की कोई। तो जो भी है, अगर कोई वहाँ किसी मदरसे का बच्चा भी होता है ना, 2री-3री जमात का, तो उसने भी कह देना था कि भाई इस कपड़े में कोई कुरान की आयत नहीं है। हजूम को इतनी पहचान भी नहीं थी कि ये कुरान की आयत है, ये अरबी के अल्फाज हैं। और वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया, वो है तो बदज़ायक़ा से लतीफ़ा, लेकिन वो एक ज़हनी कैफियत की अक्कासी, हमारी जहालत की अक्कासी ज़रूर करता है कि कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब में गया तो उसने कोई गलत हरकत कर दी या कोई क्या कर दिया, तो अरब जो उसके सामने खड़ा हुआ था उसने इसको अरबी में मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दी, एक से एक गंदी गाली उसने पाकिस्तानी को दी।
तो पाकिस्तानी ने सर पर रुमाल ढांप लिया, उसने समझा कि ये तिलावत कर रहा है। तो ये है तो फजूल सा लतीफ़ा, यानी मिसाल इस तरह की देनी नहीं चाहिए, लेकिन इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी को पता ही नहीं कुरान की आयत क्या होती है, ना वो कुरान की आयत को सुनकर पहचान सकता है कि ये कुरान पाक की आयत है, और ना वो लिखे हुए अल्फाज को देखकर वो ये फ़ैसला कर सकता है। तो बहरहाल अच्छी बात वहाँ ये हुई कि हजूम ने कहा कि ठीक है, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। उसको पुलिस के हवाले कर दिए। खातून पुलिस अफसर थी, उसने समझदारी से काम लिया, उसका नाम का मुझे पता नहीं है। तो उसने उसको उस औरत को जो डरी सहमी खड़ी थी, क्योंकि उसे तो यकीन था कि अभी ये मुझे ज़िंदा जला देंगे, जिस तरह इनका रवाज है लब्बैक तहरीक वालों का, ज़िंदा जला देते हैं। और वहाँ लब्बैक तहरीक के गुंडे खड़े हुए थे 5-6। अब अगर आप वीडियो सुने तो उसमें वो नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो उसका सर तन से जुदा कर देते, लेकिन वो 4-5 थे, ज़्यादा नहीं थे। अगर ज़्यादा होते तो आज इशरा की खबर जो थी पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर की तरह गश्त कर रही होती कि एक खातून को तौहीन के जुर्म में हजूम ने मौके पर ही ज़िंदा जला दिया, जिस तरह ये लब्बैक वाले करते हैं। तो वो 4-5 होने की वजह से उनकी दाल नहीं गली, लेकिन पुलिस अफसर ने एक अच्छा काम किया, वो ले गई। और लोगों की अक्सरियत ने भी, जिनको नहीं पता था कि जो कुरान की आयत है, यानी किसी ने कुरान को खोल कर देखा ही नहीं होगा कभी, तो बहरहाल उनकी तरफ से एक अच्छा इक़दाम फिर भी ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम खुद इसको सज़ा नहीं देंगे, इसको पुलिस के हवाले करेंगे। वो इस पर मुकदमा चलाया। और ये बहरहाल अब इसका मतलब ये है कि ख़ातीन को भी चाहिए कि वो लिबास पहनने से देख ले कि उन पर कोई उर्दू या अरबी या फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी लब्बैक वाले ने देख लिया तो वो तो मौके पर उसको पकड़ कर ज़िंदा जला देगा। तो ये एक पाकिस्तान की ट्रेजिडी है। ये लाहौर का बहरहाल बहुत बड़ी खबर बनते बनते रह गई। तो एक शेर मरवत का एक इंटरव्यू नशर हुआ है, उसने कहा है कि 9 मई को, इसकी बकवास के 2 माने आप याद रखिए। एक तो उसने कहा कि 9 मई को कोई फ़ौजी मरा ही नहीं, कोई फ़ौजी मरा ही नहीं, तो फिर इसमें केस किस चीज़ का है। चलो ये तो बकवास एक तरफ रखें। मज़ीद बकवास इस बदबख्त ने की और कहा कि 9 मई को तो हमारे 25 कारकुन शहीद हुए। अच्छा, ये झूठ है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 25 आदमी कोई नहीं मारे गए। कुछ आदमी मारे गए जिन्होंने पेशावर की रेडियो स्टेशन को जब आग लगाई पीटीआई वालों ने, तो आग लगाने से पहले कुछ लोग ऊपर चले गए थे पीटीआई के। कुछ 4-5 हो गए, कितने होंगे या 6 हो गए, मुझे नहीं सही पता। वो ऊपर चले गए और नीचे वालों ने ये नोटिस किए बगैर कि हमारे ही कुछ कारकुन ऊपर चले गए हैं, तो उन्होंने बिल्डिंग बाकी खाली थी, इन्होंने बिल्डिंग को आग लगा दी। वो ये 5-6 आदमी ऊपर गए थे, वो जल के मर गए। इसके अलावा कहीं कोई आदमी नहीं मरा, किसी जगह फायरिंग हुई नहीं जुलूस पर। यही तो फौज पर तनकीद की जा रही है कि 9 मई को उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की उस हजूम पर। कोई आदमी नहीं मरा, एक आदमी भी। लेकिन मैं जो सिर्फ बात करने वाला हूँ वो इससे हटकर है। वो ये है कि इसने कहा कि हमारे 25 कारकुन 9 मई को शहीद हुए। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज पर जो हमला करते हुए मारा जाएगा वो शहीद होगा। इस बदबख्त शैतान गद्दार शेर मरवत के बकौल कि फ़ौज पर या फ़ौज की इमारत पर हमला करते हुए जो आदमी मारा गया वो शहीद होगा। अगर वो हमला करने वाला मारा गया शहीद है, तो उस हमले में अगर कोई फ़ौजी मर जाता तो उसे क्या कहता है ये शेर मरवत। यानी फ़ौज की तनसीब, एक इमारत है फ़ौज की, उस पर हमला होता है, फ़ौज की जवाबी फायरिंग से एक आदमी मारा जाता है, वो तो हो गया शहीद। और हजूम की फायरिंग से कोई फ़ौजी मारा गया तो वो क्या होगा, ये पीटीआई वाले बताएं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।